देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से। अच्छा सर, एक मिला जुला जवाब ले लूंगा मैं आपसे। अगला जवाब सर आप ही से लूंगा। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव को दिल्ली बुलाया गया है, क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम पीएम का रवाना हो गए। ये बहुत तेजी से हलचल तेज हो रही है संजय जी। जी संजय जी, अखिलेश यादव तो रवाना हो गए। हालांकि ऑफर मिला है चंद्रबाबू नायडू, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को उनके हलचल के बारे में या उन ऑफर की रिएक्शन के बारे में नहीं पता। लेकिन सर, जो मूल सवाल था उसका जवाब चाहेंगे संजय जी। संवैधानिक व्यवस्था तो जो सजेस्ट करती है वो ये, अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने पत्र दे देते हैं समर्थन की, क्योंकि प्री पोल अलायंस है, तो पहला मौका निश्चित तौर पे एनडीए को दिया जाएगा। लार्जेस्ट पार्टी की वजह से भी उनको दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस ने, अगर आप जो आपके सूत्रों से जानकारी है, तो वो काफी स्मार्ट गेम खेला है। स्मार्ट गेम ये खेला है कि प्रधानमंत्री के तौर पे एक दलित को, संजीदा व्यक्ति को सामने कर दिया है। अगर उनका मौका चूकता है किसी भी स्थिति में, तो चाहे हारे या जीते, कांग्रेस एक मैसेज दे देगी कि वो गांधी परिवार से हटके किसी दलित के लिए काम कर रही है। वही फिर से वो संविधान के जो सबसे नीचे से उठाने वाले लोगों की बात राहुल गांधी करते हैं, वो एक तरह से सामने मैनिफेस्ट हो रही है। दूसरी बात यह है कि एक पिछड़े अखिलेश यादव हैं, दलित पिछड़ा कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं, और नीतीश कुमार वो जो जातिगत जनसंख्या के मामले को पहले से ही अनरोल कर चुके हैं। तो वो जो उनकी रणनीति है, उसके हिसाब से जो मैसेजिंग उनको करनी है, वो सरकार बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, लेकिन बिना बनाए भी वो मैसेज दे रहे हैं जो उनकी जनता में, उनके बेस को बढ़ाने में उनको मदद कर सकता है। मुझे लगता है कांग्रेस के पास विकल्प यही था कि वो इस तरह से करती, और ये शायद उनकी तरफ से शायद बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। बीजेपी के वॉर रूम में क्या चल रहा होगा? बीजेपी के वॉर रूम में क्या चल रहा होगा? बीजेपी के वॉर रूम में क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जी सबसे ताकतवर हैं, और अब उनको तय करना है ज्यादातर, और उनको तय करके उनको खास तौर से आरएसएस से बात करनी होगी कि प्रधानमंत्री जी 75 साल वाली अपनी सीमा की अगले साल ही रह जाएंगे। तो या तो उनके पास मौका है कि वो इतिहास में एक बहुत नैतिक पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित कर लें, या वो इस जनमत को इस तरह से रीड करें कि नहीं, फिर भी इतना, और दूसरी कोई पार्टी आसपास ही 1.5 गुना 2 गुना से ज्यादा 2.5 गुना लगभग उनको समर्थन मिला है, और वो भी तीसरी बार में। तो प्रधानमंत्री जी ये भी सोच सकते हैं कि नहीं, शायद हमारे संगठन की कोई कमी रह गई, लोकल एमएलए की, एमपीज की एंटी इनकम्बेंसी है। ठीक है संजय जी, जाहिर तौर पर चूंकि अपने दर्शकों को जानकारी भी दे दूं कि बीजेपी मुख्यालय 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, समर्थन में लोग आ गए जी, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, और उस वक्त संबोधन में वो क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण देखना होगा। कांग्रेस से भी मैं इस पर रिएक्शन ले लूंगी। सर, आप भी जरा बताइए, आप लोगों का उत्साहित होना चलो समझ में आता है कि आप लोगों ने गेन किया है, लेकिन आप समझ रहे हैं आप उतना आंकड़ा भी नहीं पा पाए हैं जो अकेले बीजेपी ने पा लिया है, तो फिर कैसे होगा? देखिए, मैं जो बात पहले कह रहा था फिर मैं कहता हूं कि ये जो पर्सनैलिटी का जो मामला है, कांग्रेस के साथ पहले भी अलायंस में बहुत सारे दल काम कर चुके हैं, पहले 2004 से लेकर 2014 तक, और कांग्रेस के साथ बाकी पार्टनर्स बहुत सहज रूप से काम करने में कंफर्टेबल है। जबकि बीजेपी का ये पहला मौका है, यानी मोदी जी का ये पहला मौका है जब वो अपने बल पर बहुमत से कम रह गए हैं, और उन्होंने आज तक कभी कोalition गवर्नमेंट चलाई नहीं है। तो जितने भी दल हैं उनको एक नेचुरली एक कंफर्टेबल पोजीशन कांग्रेस के साथ लगती है, क्योंकि कांग्रेस उनको दबाने की कोशिश नहीं करती, उनको स्पेस देती है, उनकी बात सुनती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है कांग्रेस के साथ। जो एनडीए में भी जो कुछ दल जो प्री पोल अलायंस है, हो सकता है वो इस एंगल को देखते हुए कांग्रेस के साथ आ जाए कि यहां पे उनका अपर हैंड रहेगा, उनको दबाव में नहीं लिया जाएगा, उनको डिक्टेट नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीजें मिलके और हमारा एक जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, वो एक फॉर्मिडेबल पोजीशन में आ जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आपके साथ आएंगे? क्योंकि आज टीडीपी की तरफ से तो कह दिया गया हम एनडीए में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, वो आने वाले दिनों में पोजीशन क्लियर हो जाएगी, कल जो बैठक है उसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक पर जाना होगा। विकास जी, यहाँ पर आपसे एक ब्रेक पर जाने से पहले कमेंट छोटा सा आप रिएक्शन दीजिएगा। आप कहते थे ना मजबूत विपक्ष कहाँ है, सवाल नहीं पूछता, अब ऐसा मजबूत विपक्ष हो रहा है कि वो तो सरकार फॉर्मेशन के सपने देखने लगा है। फिर क्या लग रहा है आपको, 5 साल मुश्किल होने वाले हैं आपके लिए? विकास जी, आपसे सवाल है। आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, 5 साल मुश्किल नहीं है जब ये डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन है, अभी तो किस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं, ये ऑफर कहां तक चलते हैं, कहां तक इनसे सहमति बनती है,
क्योंकि गठबंधन की सरकारें इन्होंने चलाई जरूर है, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये जनता भी जानती है, मीडिया भी भलीभांति रूप से जानते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जब तक परिणाम पूरे आ ना जाए। और उसके बाद भी एक इन्होंने वाजपेयी जी ने भी चलाई थी गठबंधन की सरकार को महाराज। गठबंधन के जो भी है, अभी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी इस स्थिति में है कि अभी जब पूरे परिणाम आ जाए तो आप देखेंगे कि यदि सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनेगी तो उसमें इस तरह की कोई मुश्किलें सामने आने वाली नहीं है। और अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा कि कांग्रेस अपने जो है अलायंस के साथ कुछ सरकार बनाने पे एक मूर्त रूप दे सके, वो अलग बात है। कल मीटिंग में क्या होता है, जब मीटिंग में कई विचार, आरोप प्रत्यारोप और किस तरह की इनकी सहमति बनती है, अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो देखने लायक है कि होती है नहीं होती नतीजों के है, बीच में हो रहा है, राजनीतिक हलचल बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है विकास जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। महा कवरेज लगातार